हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ ईवीएस के क्वेश्चन। आज हम आपके साथ ईवीएस के 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मोस्ट ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंस है जो पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या वो जो चेंज है और क्या वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जिनके बारे में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे यूजीसी नेट में और टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहीं से हम इन क्वेश्चन को लेके आए हैं। जो 30 क्वेश्चन है, कहने के लिए 30 क्वेश्चन है, पर इनमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आसपास के ऐड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो है 50+ क्वेश्चन जो आज आपके रिवीजन होंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं ईवीएस से संबंधित। निम्नलिखित में से जो परिस्थिति तंत्र है, यानी हमारा इकोसिस्टम है, इसकी परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इकोसिस्टम है इसकी परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थर टांसले। ऑर्थर टांसले जी ने डिफाइन किया था इकोसिस्टम को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम जो है इसको किनके द्वारा डिफाइन किया गया है। ऑर्थर टांसले के द्वारा। कब किया गया? 1935 में। एक शब्द आता है हमारा इकोलॉजी। अगर बात की जाए कि इकोलॉजी को किनके द्वारा डिफाइन किया गया है, इकोलॉजी को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा। अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा 1866 में जो है इकोलॉजी को डिफाइन किया गया। ये है इकोलॉजी और ये है इकोसिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होती है। जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम होता है ये हमारा जैविक, यानी कि जिनमें जो है जैव जंतु है, जिनमें जान है, वो हमारा जैविक बने सब, और जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है हमारा इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो किससे मिलकर बना? हमारा जैविक और अजैविक, यानी कि जो बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है उनके द्वारा मिलकर बना है हमारा इकोसिस्टम। ये कहा है ऑर्थर टांसले जी ने। और अब जो है हमारा यहीं से डिफरेंस पता चलता है इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इकोलॉजी कहती है हर एक की अपनी जो है इकोलॉजी होती है। जैसे जो लैंड पर रहने वाली है उनके अलग, जो जीव है उनकी अपनी इकोलॉजी है, और जो पानी में रहने वाले हैं उनकी अपनी इकोलॉजी है। इकोलॉजी होती है कि जहाँ भी जो भी जानवर वनस्पति रहती है उनकी अपनी अलग अलग क्या होती है, इकोलॉजी होती है। और इकोसिस्टम क्या होता है कि जितनी भी इकोलॉजी है उसके अंदर जिस तरह से ऊर्जा का संचरण होता है वो होता है हमारा इकोसिस्टम। इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब हमारे जो जीव है आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है? जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। और वो पेड़ पौधे जो है अपने जो ऊर्जा है वो किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे कि बकरी क्या खाती है? घास खाती है। और फिर बकरी जो ऊर्जा है बकरी के अंदर आ गई। और फिर बकरी कौन खाता है? बकरी को जो है शेर खाता है। यानी कि इस तरह से जो ऊर्जा है, यानी कि जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है वो ऊर्जा चलती रहती है। वो क्या है? इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम में हमारे जो ऊर्जा के स्रोत है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये हमारा है इकोसिस्टम। पर जो हमारी इकोलॉजी है, इकोलॉजी में क्या होती है, एक जैसे जलीय जीव है उनकी अपनी इकोलॉजी होती है। वो उनके अंदर जो भी संरचना होता है ऊर्जा का वो एक इकोलॉजी के अंदर होता है। पर इकोसिस्टम हमारा पूरा बड़ा होता है, एक व्यापक होता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के अंदर ही हमारी इकोलॉजी होती है। अब क्वेश्चन बनता है दूसरा कि जो इकोलॉजी है इनको कब डिफाइन किया गया? 1866 में अर्नेस्ट हैक्कर के द्वारा डिफाइन किया गया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किन माध्यमों के द्वारा डिफाइन किया था। जैसे कि इकोसिस्टम को जो जैविक और अजैविक घटकों के आधार पर परिभाषित किया गया है, उसी प्रकार से जो इकोलॉजी है इसको कितने भागों में किस तरह से परिभाषित किया गया है, इन्होंने किया है जीव जंतु, यानी कि जो जीव जंतु है उनके आधार पर, जो हमारी जनसंख्या है उनके आधार पर, और जो हमारे समुदाय हैं उनके आधार पर। अब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो जलीय जीव है, एक मछली है, वो क्या है? जीव है। जब एक ही मछलियों की काफ़ी सारी मछलियाँ हैं वो क्या है? जनसंख्या है।
और जब जो उसके अंदर काफ़ी सारा जीव है, मछली है, मगरमच्छ है, काफ़ी सारे 2-3 जीव इकट्ठे हो गए तो वो क्या बन गया, समुदाय बन गया। यानी कि इन 3 चीज़ों के ऊपर परिभाषित किया गया है इकोलॉजी को और इकोसिस्टम को, जो है जैविक और जैविक, जिसमें हमारे सभी आ जाते हैं। यानी कि इकोलॉजी हमारा बड़ा है और इसके अंदर ही समाया है इकोलॉजी, इकोसिस्टम के अंदर ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक घटकों का क्या है, मिश्रण है, सम्मिश्रण है। पर्यावरण के घटक क्या सदैव स्थिर रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी केवल एक इसका आंसर क्यों है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि पर्यावरण के घटक कभी भी जो है स्थिर नहीं रहते, ये परिवर्तित जो है होते रहते हैं। निम्नलिखित से प्रकृतिवास क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकृतिवास। प्रकृतिवास क्या होता है? यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जिसमें पौधे और जानवर दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जिसमें कि पौधे और जानवर दोनों ही शामिल होते हैं, ऐसे को हम कहते हैं प्रकृतिवास। निम्नलिखित से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। ये मोस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बायोम से भी एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछता है और किसी भी प्रकार जो है घुमा फिरा कर जो है पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोम क्या होता है। जैसे आपको पता लगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक बड़ा पारतंत्र होता है जिसमें कि ऊर्जा का फ्लो होता है एवं एक उत्पादक दूसरे उत्पादक में। उसी तरह से जो बायोम है वो क्या होते हैं? बायोम जो है जो जीव जंतु होते हैं उनका समूह होता है, उनको कहते हैं बायोम। जैसे कि हम देखते हैं कि जितना भी हमारा एरिया, जैसे कि हमारा एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये सारे जितने हमारे महाद्वीप हैं इनमें अलग अलग जो है जलवायु पाई जाती है। और जिसमें जैसी जलवायु पाई जाती है उस जलवायु के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जलीय जीव और पौधे मिलते हैं। यानी कि यहाँ की जो विषुवत रेखा के पास जो जीव है और पेड़ पौधे हैं उनकी अलग जो है वनस्पतियाँ हैं और यहाँ पे अलग है। जैसे दक्षिण भारत में हमारी अलग वनस्पति मिलती है, उत्तरी भारत में हमारी अलग वनस्पति मिलती है। यानी कि ये अलग अलग बायोम है। बायोम कैसे बनते हैं? वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग, वहाँ जब जैसी जहाँ की जलवायु होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो वनस्पति होती है, जीव जंतु होते हैं। यानी कि बायोम सब हर जगह पर अपने अलग अलग होते हैं। पर ये सारे बायोम किसके अंदर आते हैं? ये सारे बायोम हमारे आते हैं इको सिस्टम के अंदर। यानी कि जो हमारे बायोम है वो क्या है, सारे अलग अलग है। यानी कि जैसी जहाँ पर धरती है, जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जीव जंतु है, पौधे हैं, वनस्पति हैं। यानी कि बायोम क्या है, अलग अलग है। अब पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से बायोम का स्वाभाविक समुदाय है, क्या समुदाय है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भौगोलिक क्षेत्र में एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं को, जैसे कि मैंने को बताया कि भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि उत्तरी भारत का जितना भी एरिया है उसमें अलग जो है बायोम है और जो दक्षिणी भारत है उसमें अलग बायोम है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, इनकी एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं की समुदाय को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी परिस्थिति तंत्र का संयोजन करें, यानी कि जितने भी परिस्थिति तंत्र है सबको इकट्ठा करें तो उससे क्या बनेगा? हमारा बनेगा बायोस्फीयर। हमारा जो बायोस्फीयर है, जो बायोस्फीयर को हम कहते हैं जीवमंडल। हमारे जीवमंडल के अंदर स्थल मंडल आता है, हमारा वायुमंडल आता है, हमारा जैव मंडल आता है। इन तीनों के द्वारा बनता है हमारा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है? हमारा जैव मंडल है। और जो भी हमारी धरती है इसकी चारों तरफ जो 30 मीटर की जो एक आवर्त है, परत है, जिसके अंदर जो है जीव जो है पनपते हैं। यानी कि जीवों के पनपने को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है? जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें जो ऊर्जा है किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर है सूर्य। हमारी कोई भी खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे पहले जो ऊर्जा मिलेगी कहाँ से मिलेगी? सूर्य से ऊर्जा मिलती है सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में। अब आपको पता होना चाहिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को जो है कहाँ से मिली ऊर्जा? सूर्य से मिली। इसको किसने खाया? इसको कीट पतंगों ने खाया और कीट पतंगों फिर आगे बढ़े, मान लो बाज ने खाया, बाज को किसने खाया? मान लो आगे सांप ने खाया, सांप को किसने खाया? शेर ने खाया। इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो कैसे चली? वो उसे कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। यानी कि एक जीव जो है दूसरे जीव का जब भोजन बनता है वो क्या है? खाद्य श्रृंखला। जैसे कि हमारी खाद्य श्रृंखला क्या है? हम डिपेंड करते हैं फूड्स पर
और फूड्स के लिए पेड़ पौधों पर और जलीय जीव जंतुओं पर। तो हमारी खाद्य श्रृंखला क्या है, पहले हमारे पेड़ पौधे हैं और हम जैसे जो व्यक्ति है वो कहते हैं वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक किसी भी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर है वर्षा, क्योंकि जहाँ वर्षा कम होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वनस्पति होती है और वहाँ पर जीव जंतु उस वनस्पति में निवास करते हैं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है, वर्षा निर्धारित करती है, यानी कि बरसात। अब खाद्य श्रृंखला से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि मेरे को बताया कि जो पेड़ पौधे हैं इसको किसी ने खाया, बकरी को खाया, बकरी किसी ने खाया, शेर को खाया। ये जो फूड चेन है उसमें जब ये नियम चलता है तो इस नियम ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस नियम के तहत होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नियम के तहत जो है एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसका राइट आंसर है दशांश फॉर्मूला है। ये दशांश फॉर्मूला है 10 का फॉर्मूला है, ये किसने दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फूड चेन का जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है वन जीव से दूसरे जीव के अंदर, ये किसने दिया। ये दशांश फॉर्मूला है ये किसने किन के द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है रेमंड लिंडमैन ने ये फॉर्मूला दिया था 1942 में खाद्य श्रृंखला में दशांश फॉर्मूले को दिया था रेमंड लिंडमैन में। और इन्होंने क्या कहा था कि जब जैसे पेड़ पौधे हैं उसको किसी ने खाया, बकरी ने खाया, यानी कि उसका पेड़ पौधों से जितनी एनर्जी उसको सूर्य से मिली 100% मिली, तो 100% में से 10% जो है वो आगे जो ट्रांसफ़र होती रहेगी। यानी कि 100% में से 90 किस में आई, बकरी में, फिर 90 से आगे चलेगी 10 रहेगी, 10 से आगे 70। यानी कि ऐसे जब आगे चलते रहते हैं लास्ट में जाकर ये क्या हो जाती है, बिल्कुल ही जीरो हो जाती है ऊर्जा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बायोम, जैसे मैंने बताया बायोम क्या होते हैं, जैविक और अजैविक पर्यावरण घटक होते हैं बायोम के अंदर भी, क्योंकि हम जानते हैं जो बायोम है एक विशेष भूगोल क्षेत्र में होते हैं जिसकी जहाँ पर जैसी जलवायु होती है सिक्योरिटी वहाँ पर वैसी ही वनस्पति होती है, जीव जंतु होते हैं। और जो अजैविक है जैसे स्थल है, जल है, वायु है, ये हमारी क्या है, अजैविक है। तो जैविक पर्यावरण में पादप मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण कृत्रिम नहीं होता, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित से किस जीवमंडल में किसको जो बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस किया। जो पृथ्वी की सतह है उससे लेकर 30 मीटर की ऊंचाई तक घेरे के अंदर हमारा क्या आता है, जीवमंडल आता है। जीवमंडल जहाँ पर हमारे जीव पनपते हैं, जीव जो है जन्म लेते हैं, तो इसके अंदर हमारा आता है जलमंडल आता है, स्थलमंडल आता है और क्या आता है हमारा एक वायुमंडल आता है। ये गलत टाइप किया गया है, क्या आता है, वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, यानी कि इसका आंसर है राइट उपरोक्त सभी, यानी कि सभी की सभी। विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थों की श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को हम क्या कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि इंटरलॉकिंग क्या होती है, जैसे कि एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक जीव जब जो है दूसरे जीव के खाना बनता है, इसका भोजन बनता है, वो कहती है खाद्य श्रृंखला की फूड चेन। तो विभिन्न पौष्टिक स्तर पर 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला की इंटरलॉकिंग को हम क्या कहते हैं। जैसे कि अभी समझाया था कि पेड़ पौधों को किसने खाया, बकरी ने, बकरी को किसने खाया, शेर ने, यानी कि वो क्या इंटरलॉकिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन ही बोलते हैं इस इंटरलॉकिंग को। जीवों की श्रृंखला के माध्यम से पौष्टिकता के स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फूड चेन है इसमें जो पौष्टिकता है उसे एक से दूसरे में जाते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है खाद्य श्रृंखला के जरिए ही जो है ये ट्रांसफ़र होती है। इनकी एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर, आपको पता होना चाहिए जब एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा वो होगा फूड चेन के जरिए, चाहे एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाए फिराए किसी भी तरह से। सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की धारणा संबंधित है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने हैं,
17 हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कितने हैं, 169 है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हमारे कब बने थे, 2015 में ये बने थे, और उनका टाइम पीरियड कब तक है, 2030 तक है। अब बात आती है कि ये स्थायी विकास के जो गोल्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं 193 देशों का एक समझौता है, जिसमें ये माना गया है कि इन गोल्स को हमें अचीव करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो जितने हमारे नेचुरल थिंग्स हैं प्रकृति में, उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है कि वो आने वाली पीढ़ी तक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर हमें पानी पीने की और सांस लेने तक की दिक्कत आ सकती है। यानी कि इन सभी को बचाने के लिए सभी 193 देशों ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया है, जिसके तहत जो है कुछ गोल्स फिक्स किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी साक्षरता, मानवता, जो अपनी पढ़ाई एजुकेशन है, और जो बीमारियां हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इन सभी के ऊपर जो है कंट्रोल करना है। इन सभी को जो अच्छे से रेगुलेशन करना है, ताकि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी आने वाली पीढ़ी जिसको उसी तरह से यूज कर पाए जैसे कि हम कर पा रहे हैं। इसी के लिए बनाए गए हैं ये गोल्स। और ये गोल्स कितने, 17 हैं, और कितने इसके लिए ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, 169 जिसके लिए ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, और इनकी टाइम पीरियड है वो कितना है, 2030 का रखा गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि सतत एवं स्थायी विकास की किस अवधारणा से संबंधित है। ये अवधारणा है नवनियतिवाद, यानी कि एक नया इनोवेशन है, कंसेप्ट है। इसके तहत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया है। और एक क्वेश्चन बनता है से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले क्या बने थे हमारे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये बनते हैं हमारे 2000 में, और ये कब, इसकी जो टाइम पीरियड थी वो कब खत्म हो गई थी, 2015 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बने थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने थे। जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें कुछ जो गोल्स अचीव हो गए थे, बाकी जो रह गए थे उनको पाने के लिए ही बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। निम्नलिखित से किस खास श्रृंखला में निर्माता के रूप में मान्यता है। जो सबसे पहले ऊर्जा किसके पास आती है, पेड़ पौधों के पास। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, शाकाहारी, यानी कि सबसे पहले जो खाद्य श्रृंखला के निर्माता हैं वो कौन है, वो है स्वयंपोषी पौधे। क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड से और जो सूर्य की ऊर्जा है उससे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि वो क्या है, स्वयंपोषी, यानी कि खुद अपने भोजन बनाते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला में निर्माता कौन है, स्वयंपोषी पौधे। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन, शाकाहारी। शाकाहारी ऐसा है जो सिर्फ जो है उत्पादकों पर ही निर्भर करता है, यानी कि पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है। वह जानवर कौन सा है जो अन्य जानवरों को खा लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो है अन्य सभी जानवरों को खा लेता है, जैसे कि शेर। हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वयं पोषक, यानी कि खुद अपना भोजन तैयार करने वाले वो हैं स्वपोषक। दो प्रतंत्रों, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनको समझना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो दो प्रतंत्रों के मध्य है संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। जो दो प्रतंत्र हैं, ये दो इकोलॉजी है हमारी, एक ये है और एक ये है। ये हमारी है, ये ऐसी भूमि है जहाँ पर सिर्फ क्या है, फॉरेस्ट है, और एक ये ऐसी है जहाँ पर क्या है, ग्रासलैंड है। अब एक ऐसी ज़मीन आएगी जहाँ पर जो फॉरेस्ट ख़त्म होंगे और ग्रासलैंड जो है शुरू होंगे, यानी कि ये एक ऐसा कॉमन एरिया आ जाएगा जहाँ पर जो है इनकी थोड़े जो है फॉरेस्ट भी मिलेंगे, थोड़े जो है ग्रासलैंड भी मिलेंगे, यानी कि एक कॉमन एरिया जो है होगा। और इस कॉमन एरिया को हम क्या कहते हैं, इस कॉमन एरिया को हम कहते हैं इकोटोन। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जैसे जो नदियाँ होती हैं वो नदियों का एक अलग जो है इकोलॉजी होती है, और जो ऊपर लैंड है उनकी अलग होती है। पर हम कभी कभी देखते हैं कि जो लैंड है उसका कुछ भाग जो है पानी में उभरा हुआ दिखाई देता है। जो पानी में उभरा कुछ भाग दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो क्या दो प्रतंत्र आपस में इकट्ठे हो गए, यानी कि दो इकोलॉजी आपस में इकट्ठी हो गई, यानी कि लैंड वाली भी और किसकी वाली भी, और पानी वाली, यानी कि जो हमारी एक्वाटिक है वो भी, ये जो हमारी एक्वाटिक है वो भी, यानी कि पानी वाली भी, और हमारी जो बायोटिक है वो भी, दोनों इकट्ठी हो गई। इसमें जो कॉमन एरिया है इसमें क्या होगा, इसमें जो है
कुछ जो है घास भी उग सकती है क्योंकि लैंड भी है, और जो घास अगर जब घास उग सकती है, जो घास में रहने वाले जलीय जीव है वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में रह सकते हैं। और जो जलीय जीव है जो दोनों जगह, यानी कि जो जल में भी रह सकते हैं, पानी में भी, मेंढक है, कछुआ है, इस तरह के, वो दोनों भी जो है इस कॉमन एरिया में रह सकते हैं। जो ये कॉमन एरिया है जहाँ पर हमारे लैंड और जो हमारे जलीय जीव दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नई जाति बन जाती है, वो हमारे होते हैं इक्कोलाइन। इक्कोलाइन में जो होती है जब हमारी नई प्रजाति बननी शुरू हो जाती है दो के मिलने से, वो होती है हमारी इक्कोलाइन। क्या होती है? वो हमारी इक्कोलाइन होती है। और इक्कोटोन क्या होती है? जब ये दो परतंत्र आपस में मिलते हैं इसको हम बोलते हैं इक्कोटोन। पर जब इक्कोटोन के मिलने से एक नई प्रजाति विकसित होती है, वो होती है हमारी इक्कोलाइन। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे कहते हैं इक्कोटोन। और जो दो परिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र है, यानी कि जो क्षेत्र है उसमें जब दो लैंड आपस में मिले और इन लैंड के मिलने से एक नई प्रजाति भी यहाँ पर पैदा हो गई, वो हमारी है इक्कोलीन है। अब इस इक्कोलीन हमारा ये भी हो सकता है कि इक्कोलीन क्या होता है कि कई बार जब प्रजाति घट जाती है, जैसे ग्रास वाली लैंड वाली है वो यहाँ पे घट भी जाएगी प्रजातियाँ, और पानी वाली हो सकता है यहाँ पर बढ़ भी सकती है, हो सकता है कोई नई बन जाए, हो सकता है इन दोनों ही बढ़ जाए। यानी कि जो भी ये प्रभाव है उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम एज प्रभाव। क्या कहेंगे हम उसे? एज प्रभाव। अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं कि एक तो एज प्रभाव, एक इक्कोटोन और एक इक्कोलाइन। इक्कोलाइन, इक्कोटोन और एज प्रभाव, 3 क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर होते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि जैसे कि आपका ग्रास लैंड है और एक फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पर आपका एक ऐसी भूमि मिलती है जहाँ पर ये दोनों ही स्थितियाँ मिलती हैं, जहाँ पर ये ख़त्म होता है ग्रास लैंड और जहाँ पर ये शुरू होता है फॉरेस्ट एरिया। अब आपको पता है ग्रास लैंड में ज़्यादा जो है वनस्पति होती है, ज़्यादा जो है पशु पक्षी होते हैं, तो यहाँ पर जब ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो ये थोड़ी मात्रा में जब ऐसा एरिया कॉमन एरिया आ जाएगा वो क्या है? हमारा इक्कोटोन। जब कॉमन एरिया है वो इक्कोटोन है, पर जब कॉमन एरिया आ जाएगा तो इस कॉमन ऐसी भूमि पर क्या होगी? दोनों प्रकार के जो पशु पक्षी हमें मिलेंगे, यानी कि दोनों प्रकार की जो वनस्पतियाँ मिलेंगी, तो वो क्या है? हमारी इक्कोलीन। क्योंकि इसमें ये दिखाई कि दोनों प्रजातियाँ मिल गई हैं, तो एक घटेगी और एक हो सकता है बढ़ेगी और एक हो सकता है घटेगी, या हो सकता है कि दोनों ही बढ़े। यानी कि जो प्रभाव है, अगर प्रभाव की बात आए वो प्रभाव कौन सा है? एज इफेक्ट। यानी कि एज इफेक्ट, वो क्या है? एज इफेक्ट, इसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। और जब दोनों आपस में मिलते हैं वो क्या? हमारा इक्कोटोन। और इक्कोलीन क्या है कि कैसे इनकी लाइन चलेगी प्रजातियों की, किस तरह से ये पनपेंगी, वो होती है हमारी इक्कोलाइन। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है 4। आहार श्रृंखला जैसे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसे कौन खाएंगे? उसे खाएगी हमारी बकरी। बकरी को हमारा कौन खाएगा? बकरी को आगे हमारा लोमड़ी खाएगी। लोमड़ी को कौन खाएगा? आगे शेर खाएगा। यानी सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ जोड़ी गई हैं? 4 जोड़ी गई है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आहार श्रृंखला से हमारे क्या पैरामीड भी बनते हैं? ऐसे पैरामीड उसमें हम बताते हैं कि जो अगर उत्पादक ज़्यादा है तो पैरामीड कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। जैसे कि जो ऊर्जा के पैरामीड है वो मोस्टली कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली सीधे होते हैं। और जब कभी जो है जैसे कि जो पेड़ का पैरामीड है वो कैसा बनता है? ऐसा बनता है। कैसे बनता है? ऐसा बनता है। क्योंकि जो पेड़ है उसका पैरामीड हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर 2-4 चिड़िया रहती है थोड़ी मात्रा में, और फिर चिड़िया कौन खाता है? चिड़िया किसको खाती हैं? ये खाती हैं काफ़ी सारे कीट पतंगों को। यानी जो पेड़ है इसमें उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक संख्या कम है, इसके पैरामीड कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। पर जो ऊर्जा के पैरामीड है वो हमेशा ही कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो पैरामीड है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? रैमट लिंडमैन के द्वारा दिए गए हैं पैरामीड। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? जब पृथ्वी पर पर्यावरण उसका अस्तित्व का क्या कारण है कि कैसे जो पृथ्वी का अस्तित्व जो है ठहरा हुआ है, उसका राइट आंसर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वातावरण का अस्तित्व जो है बना रहता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा क्षोभ मंडल है इसमें हमारी सारी मौसमी घटनाएं जैसे बादल, बिजली कड़कना सब हमारी मौसमी घटनाएं किसमें होती है? हमारे क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत होती है, और समताप मंडल में ही जो ओजोन परत है उसको मापने के लिए कौन सी जो लगती है उसमें टाप्सन विधि को जो है ओजोन परत को मापते हैं।
और एक है आयन मंडल। आयन मंडल के अंदर हमारे क्या होते हैं, उल्का पिंड होती हैं, और ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी पर आने से कौन रोकती हैं, आयन मंडल रोकती हैं। और एक है हमारे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हमारी ओरेरा होती है और सैटेलाइट होती है, यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर हमारे क्या होते हैं, धूल कण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1। और समताप मंडल में हमारी ओजोन परत होती है, और आयन मंडल में हमारी उल्का पिंड होती है, और बहिर्मंडल में सैटेलाइट होते हैं, ओरोरा होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए का 1 आएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार है, यानी कि खाद्य श्रृंखला के लिए कौन आधार है, उपभोक्ता, उत्पादक, विनियोजक। कौन है खाद्य श्रृंखला के लिए आधार, कौन है, उत्पादक। उत्पादक सबसे पहले खाद्य जो हमारी फूड चेन है उसका बेस है, कौन है, उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में से प्रस्तुत तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थों को क्या कहते हैं, संपूर्ण। अब बात आ गई है संपूर्ण की। संपूर्ण हमारा किससे बनता है, संपूर्ण जैव पदार्थ संपूर्ण बनता है हमारा बायोमास, क्योंकि बायोमास एक ऐसा क्षेत्र, बायोमास के अंदर हमारे क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत है। जितने भी हमारे जैव हैं, जैव है उनमें क्या है, ऊर्जा है। जैविक जीव हैं, सब में क्या है, हमारी ऊर्जा है, और ऊर्जा का स्रोत क्या है, बायोमास। जितने भी हमारे जैव पदार्थ है वो जलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एग्जाम्पल जैसे कि मीथेन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित से ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं। जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। क्या होते हैं, सीधे। तो इसका राइट ऑप्शन है सीधे, ये गलत लिखा है, यहाँ आएगा सीधे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदैव जो है सीधे होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है, जो कि हानिकारक नहीं है, वो कौन सी गैस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण के प्राकृतिक घटक से हानिकारक क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मदद करती है पौधों को अपना भोजन बनाने में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत कहाँ मिलती है। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है सुंदरबन डेल्टा में। अब बता दें सुंदरबन डेल्टा जो डेल्टा है वो कहाँ पर है। जो बंगाल की खाड़ी में हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र गिरती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पर क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा। और इस सुंदरबन डेल्टा में हमारे क्या मिलते हैं, मैंग्रोव वन मिलते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक। जैसे मैंने बताया जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किन घटकों से बना है, एक जैविक और अजैविक से बना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्य प्रवासी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा चुका है कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है और सामान्यतः प्रवासी होते हैं। वो उसको प्रजाति को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अम्ब्रेला प्रजाति। कोर प्रभाव, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोर प्रभाव जैसे कि 2 समुदाय मिले, हमारे ग्रासलैंड मिला, एक हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया मिला, और जिसके बीच का एरिया जो कॉमन हो गया वो हमारा इकोटोन हो गया, इकोलाइन हुआ। जो भी प्रजातियाँ घटी है, बड़ी है, स्तर को दिखा रहे वो हमारी इकोलाइन है। और इससे कुछ जो नए जीव भी पनप जाएंगे, कुछ नए प्रजाति भी बन जाएगी, कुछ नया प्रभाव भी बन जाएगा, वो हमारा क्या है, कोर प्रभाव। उसको वो क्या हमारा है, कोर प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा कोर प्रभाव क्या होगा, यह एक प्रस्तुत अवधारणा है जिसमें इकोटोन से संबंधित है, ठीक है, इकोटोन से संबंधित भी है। और दूसरा, कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है जो कि आसन प्रतंत्र में नहीं होती, यानी कि जो मान ली फॉरेस्ट में नहीं थी, ग्रासलैंड में नहीं है, और कुछ विशेष भी बन जाती है, वो किस में आती है, हमारी कोर प्रभाव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्लास, आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप आगे भी इसी तरह की क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।